हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में। इसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी कहते हैं। ये हमें एक इन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये बहुत ज़्यादा लेस कॉमन होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। यानी कि जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलेगा और इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। उसके बाद ये डायबिटीज़ मेलाइटस की एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि इसमें क्या है, हमारे अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है और उसको उसमें हमें क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दिख रहा है, तो वो क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है। यानी कि पेशेंट की जान जो है वो जा सकती है। ब्लड शुगर लेवल जब हाई हो जाता है ब्लड में, उस केस में हमें क्या है, ये देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके कॉजेज़ की या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो या तो डिक्रीज़ हो गया है या फिर हमने इंसुलिन की कोई डोज़ मिस कर दी है। यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी में अब प्रॉपर नहीं है, वो डिक्रीज़ हो गया है या उसकी डोजेज़ कम कर दी हैं या हमारी कोई डोज़ मिस हो गई है, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है। या फिर हमने बहुत ज़्यादा इनटेक कर लिया है फूड का, तो उसकी वजह से हमें क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप 1 में मिलता है, डायबिटीज़ टाइप 1 जो होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। अभी ये डायग्नोज्ड नहीं है, ठीक है। स्टमक की कोई इलनेस है, जैसे कि वोमिटिंग के साथ अगर कोई इलनेस है स्टमक की, वो देखने को मिल रही है, तो उसमें हो सकता है। हार्ट डिजीज़ में देखने को मिल सकता है। प्रेगनेंसी, कोई मेडिकेशंस ऐसी ले रहे हैं, कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जैसे कि कोकेन वगैरह, तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर ब्लड क्लोट्स हैं, जैसे कि हमारे लंग्स में ब्लड क्लोट्स बन गई हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, जो भी हमने अभी कॉजेज़ पढ़े उनकी वजह से, जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जितनी हमें चाहिए होती है। हमारी बॉडी में जितनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, बीटा सेल्स उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज है वो हाई की हाई रहती है। और जो ब्लड है वो ऐसे परसीव करता है कि उसे भूख लगी हुई है, ठीक है। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है फैट का, वो स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे कीटो एसिडोसिस या फिर हाइपरलिपिडीमिया जो है वो देखने को मिलता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जो भी हमने पढ़ा कि हम फूड ज़्यादा इंटेक कर रहे थे या इंसुलिन जो है उसकी हमने कोई डोज़ मिस कर दी या हमारी डोज़ हमने कम कर दी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रॉपर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, और हम बाहर से जो इंसुलिन ले रहे थे उसकी या तो डोज़ मिस हो गई है या हमने उसकी डोज़ कम कर दी है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की लेवल जो है वो हाई ही रहती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। और हमारी बॉडी को ऐसा लगेगा कि मुझे अभी भी भूख लगी हुई है, अभी भी मेरे अंदर जो है, हमें खाना खाना चाहिए, भूखे हैं हम अभी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी में फैट जो स्टोर होता है उसको हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें हाइपरलिपिडीमिया फिर या फिर हम कह सकते हैं हमें कीटो एसिडोसिस जो है वो देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स की। तो इसमें हमें पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ वोमिटिंग रहेगी और उसके साथ साथ हमें एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा। वोमिट के साथ साथ क्या है, एब्डोमिनल पेन या फिर स्टमक एक जो है वो हमें देखने को मिलता है। ड्राउजीनेस रहेगी, ड्राउजीनेस देखने को मिल सकती है, वेट लॉस होगा, कोजुमल ब्रीदिंग रहेगी। उसके बाद जो हमारी पल्स जो होती हैं वो वीक और रैपिड पल्स देखने को मिलेंगी। यानी कि एक टाइम पे पल्स जो है वो बहुत वीक हो जाएगी, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रैपिड जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ पेशेंट को जो है हेडेक की प्रॉब्लम भी रहेगी। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराएंगे, जो कि हमारे क्या है, <30 mg/dl होना चाहिए। उसके बाद लोग ब्लड पीएच देखेंगे, अगर वो 7.30 से ज़्यादा है, तो कम है या ज़्यादा है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया देखेंगे, हाइपोकैलमिया या हाइपरकैलमिया का पेशेंट तो नहीं है, वो चीज़ हम चेक करेंगे। उसके बाद जो केराटिन है या फिर हम कह सकते हैं इसको सेरोटिन है, ब्लड में उसकी लेवल कितनी है, ब्लड यूरिया कितना है, वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ नाइट्रोजन और हेमाटोक्रेट जो वैल्यूज़ होती हैं वो देखेंगे। डिहाइड्रेशन में ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम यूरिन का एनालिसिस कराएंगे कि वहाँ पे हमें कीटोन बॉडीज़ या फिर प्रोटीन वगैरह या ग्लूकोज वगैरह जो है ऐसा कुछ हमें, या शुगर वगैरह जो है ऐसा कुछ हमें जो है हमारी यूरिन में देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो एम क्या होता है कि जो हमारा हीमोडायनेमिक स्टेटस है, यानी कि जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल बैलेंसिंग, जो हमारी बॉडी का सिस्टम है वो प्रॉपर वापस से नॉर्मल हो जाए, वो हम कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा डिहाइड्रेशन हुआ है उसको ट्रीट करेंगे, और जो कीटो एसिडोसिस यानी कि जो एसिडोसिस हमें देखने को मिल रहा है उसको हम ट्रीट करते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है एम जो है हम रखते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, और जो एसिडोसिस है उसको रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं कि एसिडोसिस जो हो रखा है उसको हम जो है सिक्योर करें, उसको हम जो है ठीक करें, और फर्दर उसको और भी आगे ना भी होने दें, और जो हो रहा है उसको भी ठीक करें। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकती हैं हमें, पल्मनरी एडिमा देखने को मिलेगा, कीटो एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोकैलमिया देखने को मिल सकता है, हार्ट फेलियर, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरकैलमिया जैसी कंडीशंस जो हैं हमें एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया जो है हमें देखने को मिल सकती हैं।